ये आज कल तो काला अध्याय एक जेपीसी कमेटी ने जगदम्बिका पाल ने लिखी दिया। जगदम्बिका पाल महाभ्रष्ट, जगदम्बिका पाल सरकार के इशारे पर काम करने वाला शख्स। हमको पहले से उस शख्स पर विश्वास नहीं था कि ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और वक्फ की ज़मीनों पर गलत रिपोर्ट और गलत तरीके से रिपोर्ट ले करके और रिपोर्ट पेश करेगा और गुमराह करेगा। तो क्या लगता है कि जो कमेटी बनी हुई थी उसमें जो मुस्लिम जो सदस्य थे उनकी बातों को इग्नोर किया गया या उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला, क्या उन्हें नज़रअंदाज किया गया? भाई देखिए, जब आपने कहा कमेटी बनी और कहा कि सारे लोग अपने अपने मशवरे कमेटी को दें, तो जो उसमें मेंबर्स रखे उन लोगों ने भी, और मेंबर के अलावा 500 लोगों ने भी अलग से 572 लोगों ने अलग से भी अपने मशवरे भेजे और मेंबर्स ने दिए। तो सवाल इस चीज़ का है कि जब वो मशवरे गए तो उस पर आपने विचार नहीं किया, आपने उस पर कोई चर्चा नहीं किया, आपने सीधे थोप दिया कि साहब ये 14 लोग हैं जो इनकी बात 14 पॉइंट को मानेंगे। सभी खंडों पर विधिवत उस पर चर्चा होनी चाहिए थी और ईमानदारी से चर्चा को गंभीरतापूर्वक सुन करके तब न्याय करना चाहिए था। लेकिन जब उनके मन में पहले से नीयत खराब हो, पसमानदा तबके के हक को हड़पने की उनकी जो पहले से कोशिश हो, वक्त ज़मीनों पर पहले उनकी निगाह हो, तो ये उन्होंने केवल एक फॉर्मेलिटी करके और उस ज़मीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। क्या लगता है पूरे प्रोसेस में एक तरफा सुनवाई हुई? बिल्कुल, ये आज पूरा देश इस बात को जानता है और यहाँ तक कि देश के तमाम वो नागरिक जो सामाजिक तौर पे समाज में काम करते हैं वो सब आज उसकी निंदा कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। आपने कमेटी बना के इतने लोगों को रखा और आपने विपक्ष की बात को बिल्कुल नहीं माना, और जो पक्ष के आपके सांसद अपने घर के पॉकेट के लोग थे उनकी बातों को लेकर के आपने फैसला दे दिया। तो अभी इस मामले को लेकर आगे कैसे आप क्या करेंगे? हम अभी ये चर्चा होनी, अगर चर्चा लोकसभा में चर्चा हो गया, चर्चा में अगर माकूल हल इसका नहीं निकला तो निश्चित तौर से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने जो रिपोर्ट पेश की है कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ 3000 वक्फ हैं, उसके अलावा जो भी वक्फ की ज़मीनें हैं, जो भी वक्फ संपत्ति है 1,27,000, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। देखिए, बात आप सही कह रहे हैं कि सरकार ने जब इससे पहले सर्वे कराया था तो सरकार के लोगों ने धीरे धीरे करके वक्फ संपत्तियों को सरकार में निहित कर दिया। जब पता चला, धीरे धीरे सरकार की मंशा पहले से खराब थी इस प्रॉपर्टी पर, और उसके बाद आज जब ये बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो इसमें मुलव्विस लोग थे, जो इसमें शामिल थे लोग, पहले शुरू से लेकर के अब तक ये कि हाँ साहब ये वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है, और जहाँ पर हमारे लोगों ने जिन लोगों ने दिया है, हमारे पुरखों ने, वहाँ पर वो काबिज हैं, मस्जिद बना करके, मदरसा बना करके, इदारा बना करके, उसमें जो भी है चीज़ें वो सबको मालूम कि ये वक्फ की संपत्ति है। अगर वो उन्होंने अधिकारियों ने दर्ज नहीं किया और हमारे लोगों को गुमराह किया और दर्ज नहीं किया तो ये अधिकारियों की गलती है, लेकिन वक्फ संपत्ति है और उस पर लोग हैं और उस पर मस्जिद बनी, एक हज़ारों साल पहले से सब कुछ चला आ रहा है। तो वहाँ पर सरकार अगर ये चाहेगी कि हम वहाँ पर जाके उसको खाली करा लेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम होगा और ये देश के अंदर सबसे बड़ा मतलब समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या होगी। ऐसा कि कमेटी के अंदर जो कमेटी बनी उसमें कम से कम जो उन्होंने की बात की 2 गैर मुस्लिम रखेंगे, 2 गैर मुस्लिम का रखने की क्या जरूरत। हमने तो नहीं कहा कि आप बालाजी मंदिर पे हमारे मुसलमानों को रखिए, हमने तो ये नहीं कहा कि आप राम जन्मभूमि पे रखिए, हमने जितने आपके धार्मिक स्थल वहाँ पर तो नहीं कहा कि आपके कमेटी में हमारे मेंबर होंगे। आप 2 गैर मुस्लिम को यहाँ डाल करके सभी स्टेट में डालेंगे तो क्या करना चाहते हैं? आपकी मंशा साफ है कि आप हमारे अपने मेंबर के जरिए हम वहाँ पर मनमानी करेंगे, हमारे लोग हमारा साथ देंगे। सर, एक बहुत अभी बात सामने नजर आई है कि इसी वजह से जो है कहीं के धोखाधड़ी का काम जो है जो और की पार्टियां हैं और या जो वहाँ वक्फ बोर्ड में जुटे हैं वो लोग करते हैं। देखिए, कल इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया और देश के अंदर जितने भी कौम के ठेकेदार हैं अभी तक उनकी आवाज़ चूं से पूं नहीं हुई। वो सारे के सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वक्फ संपत्तियां
उनके पास है और वो इस मुद्दे पर बोल करके सरकार से पंगा नहीं लेना चाहते हैं कि अगर हम इस पर ज़्यादा सामने आएंगे तो हमारी कलई खुलेगी और हमसे वो ज़मीनें छीनी जाएगी और मेरे खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच सरकार शुरू कर देगी। इस दहशत के मारे अभी सब लोग चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अमित भाई, सनातन बोर्ड गठन करने की बात चल रही है और उस पर संसद और तमाम साधु संतों ने कहा कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी है। आप इसको क्या इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारे वक्फ बोर्ड को स्वतंत्र रखा जाए। सरकार के अधीन नहीं काम करेगा हमारा वक्फ बोर्ड, क्योंकि सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर वो सनातन बोर्ड बनाना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो अपना बनाए, जहाँ पर उनकी सनातनी उनके लोगों ने वक्फ किया हो, राजाओं ने ज़मीन वक्फ किया हो, सनातन उसको ले। हम उस पर कोई हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अगर सनातन बोर्ड बन रहा तो मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन सनातन बोर्ड में वही है जैसे वक्फ बोर्ड में हमारे पुरखों ने ज़मीन वक्फ किया था। अगर वो हिंदू समाज के राजाओं ने या किसी ने अगर वक्फ किया है उन गरीब हिंदुओं के लिए, तो सनातन बोर्ड बना के उस पर काम करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन नहीं, हम साथ नहीं हैं, हमें उससे उनके बोर्ड से लेना देना ही है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो मेरे पुरखों ने ज़मीन हमारे वंचित समाज के लिए, गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए, उनके लिए छोड़े हैं कि इसका लाभ इनको मिले, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, हमें वो मिलना चाहिए। बाकी वो सनातन बोर्ड में क्या कर रहे हैं, हिंदू बोर्ड बनाए, सनातन बोर्ड बनाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे वक्फ की ज़मीन को नहीं छुआ जाए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।